खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप इसके प्रति सीरियस हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग जो ये सेशन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, तो इसमें महेश वर्णमाल का जो एनसीईआरटी का बुक आता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इतिहास का डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर को ये अपलोड कर दिए हैं, तो उसको आप लोग बाद में देख लीजिएगा, पहले इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों के का साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणी काल यानी कि चाल्कोलिथिक कहते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है, जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आहार और दूसरा गिलूंद प्रमुख है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन का उत्खनन हुआ है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिसके प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव स्थित है, जबकि नासिक गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा के बाएं तट पर स्थित एक पुरास्थल है। ये सभी पुरास्थल जरबो संस्कृति संबंधित है। ताम्रपाषाण युग से संबंधित स्थल। तो ताम्रपाषाण से युग से संबंधित स्थल में बलूचिस्तान आ जाता है, सिंध आ जाता है, राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बलूचिस्तान में अगर देखें तो बलूचिस्तान वाले इलाका को बलूचिस्तान सभ्यता कहा जाता है, जो मेहरगढ़ यानी कि नाल, कुल्ली और क्वेटा में स्थित है। सिंधु में देखें तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक आमरी सभ्यता और एक कोट दिजियान सभ्यता। वैसे ही राजस्थान को भी 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। तो उत्तर जो पश्चिमी है ये सोपी सभ्यता यानी कि कालीबंगा का इसको कहा जाता है। उत्तर पूर्वी को गणेश्वर सभ्यता या फिर गणेश्वर भी कहा जाता है, और दक्षिण पूर्वी को बनास सभ्यता या फिर आहार या गिलूंद सभ्यता कहा जाता है। वैसे ही पश्चिमी महाराष्ट्र को देखा जाए तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, सालवादा सभ्यता और जरवे सभ्यता। सालवादा यानी कि जो जरवे जाएगा, और जो जरवे सभ्यता है इसमें जरवे, दायमाबाद, इमामबाग और नेवासा, सोंगाभून। पश्चिमी मध्य प्रदेश को मालवा सभ्यता कहा जाता है या फिर दंगवाड़ा कायस्था। उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो आचार्य कल्लड़ पाटरी सभ्यता या फिर अतरंग जीखेड़ा या फिर लाल किला सैयद। आगे हम लोग देख लेते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थलों और उनके विशेषताओं के बारे में, जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में। तो पहला है इमाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में ही है, और यहाँ पे यह स्थल गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे के 4 प्रमुख वस्तुएं, रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड और गैंडा प्राप्त हुई है। यहाँ से कलश सावधान के प्रमाण मिलते हैं। कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिलता है। यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। तीसरा है नौदा टोली, जो महाराष्ट्र में ही है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया। यह महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। इस स्थल से चित्रित काले मृदभांड मिले हैं। चौथा है नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में ही है। इसमें पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। पांचवा है ताम्रवती, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कई ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के बिंद क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिराद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडु,
राजावाड़ ढेबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्र प्रसारणिक स्थल हैं। बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताड़ाडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन भी प्रमुख ताम्र प्रसारणिक स्थल हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। गिलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से पकी ईंटों के साक्ष्य मिला है तथा बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की खेती भी करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अलावा कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित थे, परंतु इसका प्रयोग कभी कभी ही होता था। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जौरवे स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। दायमाबाद जो अवस्थित है ये गोदावरी के तट के निकट अवस्थित है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तृत है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। दायमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे, जिनमें इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। महाराष्ट्र में लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। मिट्टी की मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित थे, यानी वो वस्त्र बनाना अच्छे से जानते थे। मालवा और राजस्थान में मिली रूह शैली से बनी मिट्टी की वृषण आकृतियां यह सूचित करती है कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि हैं। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकारजीवी थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है। यहाँ से गैरिक रंगीन मृदभांड OCP के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कायथा संस्कृति यानी कि लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व की ये अवस्थिति है। हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। इसके मृद भांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण है, परंतु साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। नौदा टोली, एरण और नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। कई प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई है तथा इससे हड़प्पा की नागर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई।
केवल जौरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों के लुप्त होने के कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। ये लोग सूक्ष्म पोषणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृद भांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग हैं, जो खाना पकाने व खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृद भांडों का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोग ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। प्रायद्वीपीय भारत यानी भारत के दक्षिणी भाग वाला हिस्सा। वे पश्चिमी भारत में चावल पैदा करते थे तथा अन्न के साथ साथ मांस मछली खाते थे। मध्य एशिया में कायथा और एरण्य तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इमाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। शव की संस्कार विधि भी भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान प्रचलन में था। ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में उपलब्ध रहा था। ये लोग तांबे में टीन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। ताम्र निधियां और मृदभांड अवस्था। 40 से भी अधिक ताम्र निधियां यानी कि ताम्र उपकरणों के जखीरे प्राप्त हुई है, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़ग, हार्पून, शूल, आदमी जैसी मूर्तियां आदि वस्तु है। ये ताम्र निधियां पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतले परत यानी पतली सीट है। दक्षिण भारत लौह युग यानी अब दक्षिण भारत में लौह युग, वहाँ पर लोहे की खोज हो गई थी, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। दक्षिणी भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। उत्तरी दक्कन यानी कि महाराष्ट्र में कई ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हल्लूर, पयमपल्ली आदि में ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकलिहल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मगिरी के शव दफनाने व गड्ढे के आधार पर निश्चित किया गया है। इन सावधान के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले एवं लाल मृदभांड तथा फीके रंग के भूरे व लाल मृदभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से होता है। महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा में मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मेगालिथ शब्द को दो शब्द मेगा और लिथ से मिलाकर बना है। मेगा शब्द यूनानी भाषा का मेगास व लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से लिया गया है। मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों या स्मारक से है। कर्नल मीडोज टेलर ने 1851 ईस्वी और 1662 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर द्वाब क्षेत्र की महापाषाण कब्र या स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। पुरातात्विकविद अलेक्जेंडर री ने 1899 ईस्वी से
1905 ईस्वी के मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदि चन्नलूर तथा 1904 ईस्वी में से 1908 ईस्वी के मध्य पेरुम्बर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। पुरातत्वविद मार्टी हमर हिलर ने 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया। आगे हम लोग देखेंगे महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ। तो महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तान में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थलों जैसे महाराष्ट्र के नागपुर के पास, कर्नाटक में मास्की, आंध्र प्रदेश के नागार्जुनीकोंडा और तमिलनाडु के आदिचुल्लूर और केरल में पाई गई है। भौतिक संस्कृति। बर्तन। कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल मृद भांड है। विशिष्ट बर्तनों में छिछली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा कोन के आकार वाले हैं। इनके ऊपर दस्ता और घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके हैं। लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार महापाषाण युग के सभी स्थलों विदर्भ जैसे मध्य भारत में नागपुर के समीप जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदि चल्लूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई है। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की कुल्हाड़ियाँ जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था, उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुरपी, कुदाले, हंसिए, फरसे, फान, सब्बल, बरछे, छुरे, छेनी अथवा बसूले, तिपाइयाँ, बर्तन के स्टैंड, तस्तरियाँ, लटकाने वाले लैंप, कटारे, तलवारें जिनमें से कुछ के दस्तों में कांस के आभूषण जड़े हैं, तीर के फलक तथा बरछे के फलक जिनके पात्र खोखले हैं, विशेष अवसरों के लिए सीप जड़ी कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल आदि है। ये सब साक्ष्य मिले हुए हैं। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस की घंटियाँ पाई गई है जो कि घोड़े अथवा गाय बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होंगी। सोने अथवा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी इस स्थानों से मिले हैं। अगला हम लोग देखेंगे सौधान विधि, यानी कि जो लोग मरते थे उनकी जो शव होते थे उसको कैसे ये मतलब कि दफनाया जाता था या फिर उसको जलाया जाता था। तो सबसे पहले है आंशिक शवदान। आंशिक यानी कि उसको आधा जलाया जाता होगा। महापाषाण संस्कृति में आंशिक मृतकों का आंशिक शवदान अधिकांशतः मृतकों का आंशिक शवदान किया जाता था। दक्षिण भारत से मिली अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने का प्रमाण मिले हैं। अगला है पूर्ण शवदान, यानी कि पूर्ण रूप से उसको शवदान किया गया है। नागार्जुनीकोंडा, मास्की और आदि चन्नलूर आदि से पूर्ण शवदान के उदाहरण मिले हैं। पूर्ण शवदान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम अर्थात सिर पूरब की ओर और पैर पश्चिम की ओर कर दफनाया जाता था। मृतक बच्चे को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों कलशों में भरकर दफनाया जाता था जिसे कलश शवदान कहा जाता था। अंत्येष्टि सामग्री। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखी गई है या कब्र से बाहर स्मारक के पास रखी गई है, यानी ऐसा क्या मिला है, साक्ष्य प्रमाण मिला हुआ है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसको भी हम लोग इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, घबराइए नहीं, ये आपके ही फ़ायदे के लिए हो जाएगा। आप इसका रिवीजन खाली टाइम में कर सकते हैं, यानी कि पढ़ाई करते समय आप अपना पढ़ाई कीजिए और जब भी आपको टाइम मिले तो हेडफोन लगा के और अपना जैसे कि कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आप इसको सुनते रहिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में इसको मतलब कि याद हो जाएगा, जो कि आगे आपको हेल्प करेगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। भौगोलिक इसका विस्तार, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता, इसकी जो विस्तार है उसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं।
इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन एवं सांस्कृतिक ताम्रपाषाणिक यानी प्राक हड़प्पन है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई है। इसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। यानी कि जो राय बहादुर दयाराम सहनी थे, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई करवाई और जो रखालदास बनर्जी थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। तो ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई, तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने कराई और मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी ने करवाया। तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि दया, तो किसी चीज़ को हड़पने में लोगों को दया आने लगती है, किसी चीज़ को हड़पने में लोगों को दया, और दया से दयाराम सहनी हो जाएगा और हड़प्पा ये हो जाएगा, और बाकी का बच गया मोहनजोदड़ो, तो ये रखालदास बनर्जी, इसको याद कर लेना है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ है। चलिए अब जो हड़प्पा कालीन स्थल है उसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा जगह, जो कि वर्तमान में मोंटगोमरी जिला यानी पश्चिम बंगाल यानी कि ये पाकिस्तान में अवस्थित है। उत्खनन करता थे राय बहादुर दयाराम सहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। इसके बगल की जो नदियाँ हैं प्रमुख, वो रावी नदियाँ हैं, और साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो है अन्न का भंडार, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण, ये चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, तो ये है अभी जो वर्तमान इसका जगह है वो है लारकाना जिला, सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में ही है। और इसके जो उत्खनन करता थे रखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर थे। इसकी उत्खनन ये 1922 में हुई थी और ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है विशाल स्नानगार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैठक, कांच से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है यहाँ से। अगला है लोथल, तो ये अहमदाबाद यानी कि अभी के गुजरात में स्थित है। इसके उत्खनन करता थे रंगनाथ राव और ये 1957 ईस्वी में हुआ था खुदाई इसकी, और भोगवा नदी के किनारे ये क्या है अवस्थित है। तो जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो जो साक्ष्य मिले हैं उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें मिला है गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारसी की मुहर, घोड़े की मूर्तियाँ, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। अगला है चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो ये भी सिंध और पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान के सिंध वाले इलाका में ये अवस्थित है। और इसका जो खोजकर्ता थे, उत्खनन करता, वो अर्नेस्ट मैके व MG मजुमदार थे। 1931 में इसकी खुदाई हुई थी और ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे मनके बनाने के कारखाना और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है चनहुदड़ो में। लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुए हैं। यानी कि जितने भी श्रृंगार के सामान हैं ये चनहुदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। अगला है कालीबंगा, तो कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में अवस्थित है। इसके उत्खनन करता थे अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल। ये 1953 और से 1960 में इसकी खुदाई हुई थी और ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट चूड़िया, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य और लकड़ी की नाली। ये सब चीज़ें यहाँ से मतलब कि साक्ष्य के रूप में मिली है। अगला है राखीगढ़, तो राखीगढ़ से ये जो अभी है हरियाणा के हिसार में पड़ता है
और उत्खनन करता थे सूरजभान, और वर्ष 1969 में इसका उत्खनन हुआ था। ये भी घग्गर नदी के किनारे ही अवस्थित है, राखीगढ़ी। और जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो है ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपियुक्त मुद्रा प्राप्त यहाँ से हुई है। अगला है कोटदीजी, जो कि सिंध यानी कि पाकिस्तान में ही अवस्थित है। उत्खनन करता थे धुरिये एवं फजल अहमद खान। 1935 और 1955 में इसका उत्खनन हुआ था। सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और किलेबंदी के साक्ष्य कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बनमाली, तो ये हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार में पड़ता है। RS बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और 1973 ईस्वी में। और ये सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी, जो कि सरस्वती नदी अभी वर्तमान में विलुप्त प्राय है। यहाँ पे मिट्टी का हल, खिलौना, सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य और जौ यहाँ से मिले हुए हैं। अगला है रोपड़, जो कि रूपनगर यानी कि पंजाब में अवस्थित है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया था और 1955 ईस्वी में ये उत्खनन किया गया था। ये सतलज नदी के किनारे है और यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। यानी मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से मिले हैं। अगला है रंगपुर, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। SR राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया और 1954 ईस्वी में किया गया। भादर नदी के किनारे ये क्या है, अवस्थित है। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी यहीं से प्राप्त हुए हैं। यानी धान के भूसी प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। दोस्तों इसको याद अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में ये इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला है आलमगीरपुर, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवस्थित है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया और 1958 ईस्वी में। और हिंडन नदी के किनारे क्या है, ये अवस्थित है। यहाँ पे मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी मिले हैं। अगला है सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ पे ऑरेल स्टाइन के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया 1927 ईस्वी में, जो कि दशक नदी के किनारे ये अवस्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य मिली हुई है ये है 3 संस्कृतियों के साक्ष्य। प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह यहाँ के प्रमुख साक्ष्य ये है। अगला है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जगपति जोशी द्वारा उत्खनन कराया गया 1982 ईस्वी में, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे चर्ट, ब्लेड, हड्डी के बागान, गुहरू के साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट है सुतका कोह, जो कि पेरिन यानी बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्ट द्वारा इसका उत्खनन कराया गया 1962 ईस्वी में। सादी कौर, ये नदी के किनारे ये स्थित है। 2 टीले एवं मृद भांड के यहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला है सुरकोटदा, जो कि गुजरात के कच्छ में है, जो जगपति जोशी के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया 1964 ईस्वी में। और सरस्वती नदी के किनारे ये अवस्थित था। कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी और तराजू के पलड़ा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक स्थित है। यानी कि अगर इसका लोकेशन देख लिया जाए तो इसका लोकेशन उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे पे है। और पूरब में देखा जाए तो पूरब में ये मेरठ से लेकर के पश्चिम में मकरान तट तक ये क्या था, फैला हुआ था। काल निर्धारण, सैंधव सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा है। इन्होंने 1931 ईस्वी में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके विस्तार को हम लोग अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं मैप के द्वारा, जो कि याद रहने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। उत्तर में देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर का मांडा है, ये उत्तर वाला इलाका, और दक्षिण में हो जाएगा नर्मदा नदी का जो ये इलाका है, ये नर्मदा नदी। वहीं पूरब में देख लिया जाए तो हिंडन, ये मेरठ ज़िला जो आपकी उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में देखा जाए तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है।
रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। अगला हम लोग देखते हैं इसमें काल निर्धारण तिथि, यानी कि कौन से ये जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये सब हिंदी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी काल निर्धारण कैसे किया इन लोगों ने। तो जॉन मार्शल ने बताया 3250 से 27 ईसा पूर्व 2700 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके ने बताया 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। वहीं माधो स्वरूप वत्स ने बताया 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। सीजे गैंड ने बताया 2300 से 1750 ईसा पूर्व। और मार्टिमर व्हीलर ने बताया 2500 से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ने बताया 2000 से 1500 ईसा पूर्व। और रेडियो कार्बन के द्वारा जब इसका किया गया परीक्षण तो ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका निकल के आया। वहीं एनसीईआरटी जो है, जो ऑथेंटिक बुक माना जाता है, इसमें 2500 से 1800 ईसा पूर्व माना गया है। यानी कि अगर एन एवरेज निकाला जाए तो 2500 से 1800 ही आएगा। डीपी अग्रवाल द्वारा 2300 से 1700 ईसा पूर्व इसको माना गया है। हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल। तो जो सबसे पहले हम लोग देखें उत्तर में मांडा है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपति जोशी मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्थल प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव है। दूसरा है आलमगीरपुर। तो यह स्थल मेरठ के जिले के हिंडन नदी यानी यमुना की सहायक नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य जगदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। तीसरा है दायमाबाद। तो दायमाबाद यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दायमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। तो 10 यहाँ पे दायमाबाद है और 10 से दक्षिणी हो जाएगा। सुतकांगेडोर ये जो है दशक नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ओरेल स्टाइन ने की थी। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है तथा इसका क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, जो निम्न है: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चुनहोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और धौलावीरा। पंजाब में हड़प्पा और सिंधु में मोहनजोदाड़ो अर्थात मृतकों का टीला। तो पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूरी पर स्थित थे तथा सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ की नगर योजना और संरचनाएं कैसी थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। दुर्ग यानी कि वो घेरे हुए क्षेत्र थे। नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल यानी ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। ग्रिड यानी कि ऐसे ऐसे ये क्या थे, व्यवस्थित थे वहाँ के नगरें। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थी। यानी कि सड़कें एक दूसरे को इसे 90 डिग्री पे समकोण बनाते हुए काटती थी। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे, रसोईघर, स्नानघर तथा बीच आंगन की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानगार है। यह 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। स्नानगार का फर्श पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित है। इस विशाल स्नानगार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था।
जॉन मार्शल ने विशाल स्नानगार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो में एक अन्नगार मिला है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नगार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नगार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानगार होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था जहां इसके नीचे मोरियां बनी हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नर मोखे यानी कि मेन होल भी बने होते थे। वहाँ की जो कृषि व्यवस्था थी वो कैसी थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सिंधु प्रदेश में वर्तमान में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती थी। यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो कुड़ यानी कि हल रेखा देखे गए उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। उन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वे 2 किस्म के गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त तिल और सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। तो चावल के उत्पादन का साक्ष्य जो लोथल और रंगपुर से मिले हैं, याद रख लीजिएगा, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी से रागी के विषय के साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला था। नहर द्वारा सिंचाई का प्रमाण नहीं मिला है। वहाँ की अब जो पशुपालन थी वो कैसी थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊँट भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवर में था। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैर के निशान मिले हैं। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित तो थे लेकिन उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे क्योंकि हाथी व घोड़े पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मृण मूर्ति यानी कि टेराकोटा से मिला है। हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। इसकी पुष्टि मोहरों, ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटदा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की पुष्टि हुई है। हड़प्पाई लोग को हाथी का ज्ञान था और वे गैंडे से भी परिचित थे। शिल्प और तकनीकी का ज्ञान। हड़प्पाई लोग कांस के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांस तांबे में टीन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। यानी जो कांसा है ये तांबे और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। तांबा राजस्थान के खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई लोग में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा अत्यंत कम है। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में
कसेरो यानी कि कांच शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए कतलियों का इस्तेमाल होता था। ईंटों की विशाल इमारतें बताती है कि स्थापत्य यानी कि राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प थी। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। मिट्टी की मुहरें बनाना, मिट्टी की पुतलियां बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना, रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोग के मृद भांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। ये मृद भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। व्यापार कैसी थी वहाँ की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते होंगे। वे पहिया से परिचित थे तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चनहुदड़ो से मिट्टी की 4 पहिया वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से निकली है, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोग मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि का सुदूर व्यापार किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। इसमें हम लोग देख लेते हैं अब जो प्रमुख आयातित कच्चा माल था वो कहाँ से आता था। आयातित मतलब आया और निर्यात मतलब यहाँ से गया। तो भारत की जो आयातित कच्चे माल थे वो कहाँ कहाँ से भारत में उस समय मंगाया जाता था। तो जो चांदी था ये ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से मंगाया जाता था। लाजवर्द जो था ये मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। नील रत्न जो ये बद खां यानी कि अफगानिस्तान से ही मंगाया जाता था। सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मंगाया जाता था। नीलमणि महाराष्ट्र दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। और हरित मणि दक्षिण एशिया से। और शंख कौड़िया सौराठ दक्षिणी भारत से मंगाया जाता था। शिलाजीत जो है ये हिमालय क्षेत्र से मंगाया जाता था। और जो शीशा है ये ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से मंगाया जाता था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के साक्ष्य से होता है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेहुला के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेहुला सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेहुला के मध्य स्थित थे। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। सारगोन सुमेरियन लेख में बहरीन यानी दिलमुन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया से जल एवं थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहाँ से हड़प्पा प्रकार की गुड़ियाँ प्राप्त हुई है। राजनीतिक संगठन उस समय कैसा था इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति की व्यापक एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी, यानी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कुछ सिस्टम रहा होगा। हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के
वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, किंतु हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिज्यिक वर्ग के हाथों में था। व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है। स्टुअर्ट पिगट के विचार में सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना है। ये एग्जाम में कितनी बार पूछी जा चुकी है। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। अब हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा कालीन प्रशासन संबंधी इतिहासकारों का मत। तो जनतंत्रात्मक शासन ये हंटर ने बताया कि ऐसा होगा। मध्यम वर्गीय जनतंत्र ये व्हीलर ने बताया। पुरोहितों का शासन ये स्टुअर्ट पिग ने बताया और प्रतिनिधि शासन ये मैके ने बताया। वैसे ही गुलामों पर आधारित ये वीवी स्टूब्ड ने बनाया और व्यापारियों का शासन लोकप्रिय विचार है, यानी कि ये सभी लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पे व्यापारियों का ही शासन रहा होगा, क्योंकि उस समय व्यापार बहुत ही फला फूला हुआ था और सबसे आगे था। वहाँ की जो सामाजिक जीवन थी उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। समाज की कई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्रात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्ग जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ गाय, सुअर, बकरी, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया जाता था। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। वहाँ की धार्मिक प्रथाएं क्या थी इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह उर्वरता की देवी के प्रतीक और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। सिंधु घाटी के पुरुष देवता, तो जो सिंधु घाटी के पुरुष देवता थे वो पुरुष देवता को एक मुहर पर चित्रित किया गया है। इससे उसको सिर पर 3 सींग है। इसमें एक योगी के ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, बाघ, एक गैंडा और एक नीचे भैंसा है तथा पैरों के पास 2 हिरन है। तो ये पूछा जाता है कि उसके आसपास और बगल बगल में क्या है, तो हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंसा है और 2 हिरन है। धार्मिक चिन्हों का जो प्रतीक हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो ताबीज है यह प्रजनन शक्ति का प्रतीक को माना गया था। बैल है ये शिव का वाहन माना गया। स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक और योगी शिव योगीश्वर को माना गया। जो बकरा है ये बलि हेतु इसको माना गया था। और जो श्रृंग था ये शिव का रूप था और नाग ये पूजा हेतु था। और जो भैंसा था ये देवता के शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। युगल सावधान ये पति के साथ पत्नी का सती होने का प्रमाण इससे प्राप्त होता है। आगे हम लोग लेते हैं। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है जो कि कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। वृक्षों और पशुओं की पूजा। सिंधु क्षेत्र में लोग वृक्ष पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। हड़प्पा काल में पशु पूज्य का प्रचलन था। कई मुहरों पर पशुओं की आकृतियाँ अंकित है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला जानवर यानी यूनिकॉर्न है जो गैंडा हो सकता है। उसके बाद कुबड़ वाला सांड। गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता है। सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। हड़प्पाई लोग ताबीज धारण करते थे। संभवतः हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। सैंधव लोग नगरों की खुदाई
से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा के स्वरूप भी स्वीकार भी किया जाता है। हड़प्पाई लिपि, तो जो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने 1873 ईस्वी में विचार व्यक्त किया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मणी लिपि से है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में L.A. बैडेल ने किया था। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 ईस्वी में मिला था तथा 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता है। पत्थरों की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफ अक्षर है तथा इस चित्र में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानवाकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अधिकांश दाएं से बाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि फारसी लिपि है। कुछ बाएं से दाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि ब्राह्मणी लिपि है। हम कुछ गोमुद्रिका लिपि का प्रयोग यानी कालीबंगा से प्राप्त ठीकरे से मिला है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्य चित्रलेखात्मक है। अब वहाँ की जो माप तौर थी ये कैसे थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाढ़ के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई है, जिनमें प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे कि 16, 64, 160, 320, 640 आदि। हड़प्पाई लोग माप का ज्ञान था। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। मोहनजोदड़ो के सीप और लोथल के हाथी के दांत बना एक स्केल मिला है। सूरकोटदा से तराजू का साक्ष्य मिला है। तो तराजू का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सूरकोटदा से। मृद भांड, हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। हड़प्पाई मृद भांडों पर सामान्यतः वृक्ष या वृक्ष की आकृतियाँ मिली है। मृद भांड अधिकांशतः लाल एवं गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ था। मृद भांडों पर सिंधु लिपि मिली है। लोथल से प्राप्त मृद भांडों में एक वृक्ष पर मुंह में छिपकली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चलाक लोमड़ी को दर्शाता है, यानी कि जो पंचतंत्र में चलाक लोमड़ी की कहानी है उसको ये चित्र अच्छे से दर्शाता है। अगला है कालीबंगा से मिली मुहरें। तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी मुहरें अब लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई है अब तक। मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी, हाथी की आकृतियाँ उकेरी गई है। मोहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का किया गया है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें प्राप्त हुई है। सैंधव मुहरें प्रायः बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति अंकित मुहर मिली है। अब वहाँ की प्रतिमाएं कैसी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कांसे की नर्तकी उसकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। संपूर्ण मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। यह लुप्त मोम पद्धति पर आधारित है। मोहनजोदड़ो से 2 तांबे की मानव मूर्तियां तथा भैंसा व भेड़ की कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा एवं चनहुदड़ो से बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। वहाँ की जो मृण मूर्तियाँ थी वो कैसी थी इसके बारे में डिस्कस आगे हम लोग करेंगे। तो सिंधु प्रदेश में अत्यधिक संख्या में आग में पकी मिट्टी, जिसको टेराकोटा कहा जाता था, की मिली है। इसमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल, बंदर आदि प्रकृतियाँ मिलती हैं। पुरुषों और स्त्रियों की प्रकृतियाँ भी मिली हैं, जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है। अंतिम संस्कार, तो सिंधु घाटी सभ्यता में
मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं थी। तो जो लोग मरते थे उनके जो अंतिम संस्कार की प्रथाएं थी वो 3 प्रकार की थी, जिसमें पहला है दाह संस्कार। इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। हिंदू विधि से मिलती प्रथा है, यह सर्वप्रमुख प्रथा थी। दूसरा है पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। और तीसरा है आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। यानी ये पारसी विधि से मिलती जुलती है। यानी कि अभी भी पारसी लोग, जो भी पारसी लोगों में मरते हैं उनको पहले पशु पक्षियों को खिला दिया जाता है और जो हड्डी बचती है उसको लोग दफना देते हैं। सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम यानी कि सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर में दफनाया जाता था। इसके अपवाद हड़प्पा, कालीबंगा और दक्षिण उत्तर क्रम में, लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम में और रोपड़ में पश्चिम पूर्व क्रम में और मृतकों को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। यानी कि यहाँ पे उल्टा मिला है। एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युगल समाधिकरण या सावधान मिले हैं, जिनमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए गए हैं। रोपड़ की कब्र से माली के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अब इसका जो उद्भव है, उत्थान है और जो आवासान है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका उद्भव कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ और इसका पतन कैसे हो गया। तो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व संभवतः लगभग 2250 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती है। मोहनजोदड़ो की मृद भांड कला में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। संभवतः सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बढ़ी और पुनः 2000 ईसा पूर्व के आरंभ में कम हो गई है। इससे खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव पड़ा। कुछ लोग का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई, इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत यह है कि जमीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जम गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी का धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के इतिहासकारों का जो मत है उसको हम लोग इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो गार्डन चाइल्ड व व्हीलर थे, इन्होंने बोला कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमणों व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हो गई। जॉन मार्शल ने बताया कि इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। वैसे ही अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हो गई। और ये जो मूवी आई थी एक बार सिंधु सभ्यता पे बनी, ये ऋतिक रोशन की, उसमें भी सिंधु सभ्यता को पतन होने के कारण बाढ़ ही बताया गया है। फेयर सर्विस के द्वारा संसाधन में कमी, वनों का कटाव एवं पारिस्थितिकी असंतुलन का पतन का कारण बताया गया। आर.एल. स्टाइन के द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। वैसे ही मार्टिमर व्हीलर के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। वैसे ही लैम्ब्रिक ने जनसंख्या वृद्धि को बताया कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, जिसके चलते वहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे वहाँ की संस्कृति क्या हो गई, समाप्त हो गई। M.R. साहनी ने बताया है कि यह सभ्यता भूतात्विक परिवर्तन के कारण नष्ट हुई है। यानी कि भूकंप आया होगा, ज्वालामुखी फटा होगा, जिसके कारण वहाँ के लोग मर गई। राइक्स व डेल्ट D.D. कौशाम्बी के द्वारा मोहनजोदड़ो के लोगों को आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोगों को आग लगाकर सामूहिक रूप से उनकी हत्या कर दी गई। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकों
नागरिकोत्तर अवस्था यानी कि नागरिक की क्या अवस्था थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति संभवतः 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। नागरिकोत्तर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग। संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में मध्य एवं पश्चिमी भारत व उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। इनका काल संभवतः 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति कहते हैं। यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति मूलतः ताम्र पाषाणिक है, जिसमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। गाँव में धातु संबंधी तकनीकी जानकारी के फैलने से खेती करने और बस्तियां बनाने में सहायता मिली है। गिलुंद, जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र जैसा लगता है, में ईंटों की संरचनाएं मिली है, जिन्हें संभवतः 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है। जोरबे बस्तियों में सबसे बड़ी दैमाबाद की बस्ती है, जो लगभग 22 हेक्टेयर में बसी थी और जहाँ 4000 से अधिक आबादी रही होगी। इसके स्वरूप को अर्ध नगरीय कहा जा सकता है, परंतु अधिकांश जोरबे बस्तियां ग्रामीण थी। नागरिकोत्तर हड़प्पाई बस्तियां स्वत घाटी में मिली है। यहाँ लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती करते थे। स्वात घाटी के निवासी चाक पर लाल व काले रंग वाले मृदभांड तैयार करते थे। भारत में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में कई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें जम्मू में मांडा, पंजाब में चंडीगढ़, संघोल हरियाणा और दौलतपुर एवं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास उल्लेखनीय है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास का प्रयोग धागे के लिए करते थे और हड़प्पाई संस्कृति में उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजारों और मृदभांड पाए गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधियां स्थान स्थान पर गड़ी मिली है और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियों का ढेर मिला है। हड़प्पा की अंतिम अवस्था के एक कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं, जहां नवीनतम स्तरों पर नए प्रकार के मृदभांड है। पंजाब और हरियाणा के कई स्तरों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ साथ धूसर मृदभांड यानी ग्रेवेयर और चित्रित धूसर मृदभांड PGW पाए गए हैं, जो आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़े हैं। तो ये मतलब कि वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इसे फ़ायदा उठाया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप में यानी कि फ्रेंडों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, मैं इसका PDF भी प्रोवाइड आपको करवा दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।